तो आपको ये बताया गया कि कल मान लीजिए ये क्या था, एक सिंपल सा, ठीक है, गोला था, जिसको हमने क्या मान लिया, एक विलगित गोलीय चालक मान लिया। ठीक है, क्या मान रखा है, विलगित गोलीय चालक मान रखा है। विलगित का मतलब आपको कल हमने बताया था कि विलगित का मतलब ये है कि इसका किसी दूसरे से कोई संपर्क नहीं है। अगर दूसरे से संपर्क होगा तो समस्या क्या आएगी, तो समस्या ये आएगी अगर ये विलगित नहीं है, मान लीजिए दूसरे से संपर्क है, तो ये भी हो सकता है कि हम जितना आवेश इसको देंगे, थोड़ा सा शांत हो जाओ भाई। देखिए, विलगित अगर नहीं है तो समस्या ये होगी कि अगर ये किसी से जुड़ा हुआ है, तो मान लीजिए हमने तो इसको चार्ज दिया, ये क्या करेगा, दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अब थोड़ी देर में ये आवेश उतार के आराम से बैठ गया। या फिर इसको अगर कहीं मान लीजिए हमने इस तरह से जोड़ जाड़ दिया, हम इसको आवेश दिए जा रहे हैं, हल कर रहे हैं, ये किसको दे रहा है, अर्थ को, यानी पृथ्वी को सारा का सारा आवेश भेजे दे रहा है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं ये एक समस्या जनरेट हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है, जो भी चालक हम यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं, विलगित, यानी जिसका किसी से कोई संपर्क ना हो। किसी से कोई संपर्क ना हो इसका मतलब क्या है, मतलब किसी चीज़ से कोई संपर्क ही ना हो, इसका मतलब ये है किसी चालक से कोई संपर्क ना हो कि सारा का सारा आवेश आपका उतर जाए, ट्रांसफर हो जाए। अब मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक, कितना है, और त्रिज्या इसकी मान लीजिए कितनी है, ए है। ठीक है, तो विभव क्या आएगा, विभव V बराबर 1/4πε0 Q/A, ये आएगा, आएगा ना। अब धारिता के हिसाब से धारिता C बराबर कितना, Q/V। जब इसका मान रखेंगे तो C बराबर Q/1/4πε0 Q/A। ठीक है, अब Q से Q काट दिया, ये आपका ऊपर चला गया, यानी C बराबर 4πε0A। यही आपका क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता है। तो लिखिए जरा इसको, देखिए, माना कि स्मॉल a त्रिज्या का, माना कि स्मॉल a त्रिज्या का, माना कि स्मॉल a त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है, एक विलगित गोलीय चालक है, इस चालक को Q आवेश देने पर, इस चालक को Q आवेश देने पर यह, इस चालक को Q आवेश देने पर यह संपूर्ण गोले पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। अगली लाइन से लिखिएगा, अतः प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण पृष्ठ पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q/A, 1/4πε0 Q/A। ठीक है, ये V बराबर 1/4πε0 Q/A। अब उसके आगे लिखिए, चूंकि वैद्युत धारिता C बराबर, चूंकि वैद्युत धारिता C बराबर, चूंकि वैद्युत धारिता C बराबर
Q/V, अतः V का मान रख दीजिए, ठीक है, V का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, C बराबर, काट देंगे तो C बराबर 4πε0 कर लिया था। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, पृथ्वी की धारिता। अब अगली है पृथ्वी की धारिता। ये पृथ्वी की धारिता। अब अगर पृथ्वी की धारिता निकालनी है तो इसका मतलब है, देखिए धारिता का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है कौन सा, C बराबर, हाँ C बराबर 4πε0 A। अब इसमें किस चीज की जरूरत है, किस मान की जरूरत है, A की, मात्र त्रिज्या यानी A की जरूरत है, बाकी का मान तो हमको पता ही है, पता है नहीं पता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की, हाँ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, पृथ्वी की त्रिज्या पूछा है, वो तो धारिता होती है, वो वही याद हो गया, मतलब जो इसका निकल कर आएगा सोल्यूशन। हाँ 6400 किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या A बराबर 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक। और ये जो लिखा हुआ है कौन, 4πε0, इसका मान कितना हो जाएगा, हाँ देखिए 1/, ये इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, तो इसको बस उल्टा कर दीजिए। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/9 × 10⁹, ऊपर जाएगा तब, ठीक है, ये आएगा। अब क्या करना है, बस दोनों के मान रख देने। तो जब हम मान रखेंगे तो C बराबर 1/9 × 10⁹ इंटू 6.4 × 10⁶, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। तो C बराबर 6.4/9 इंटू 6 ऊपर है यहाँ से, ठीक है, हाँ माइनस का 9 जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर, -3, 10⁻³ अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 सती 63, 1, ठीक है, 10 बचेगा, फिर पढ़िए 9 एकम 9, फिर 9, यानी लगभग 0.711 × 10⁻³ -φ, ठीक, ये आएगा। माइक्रो में कन्वर्ट करना है, 711 करिए, 711 -3 और जाएंगे इधर, कितना 10⁻⁻6 फैरेड, 10⁻⁻6 को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो, तो C बराबर 711 माइक्रो फैरेड। कर लीजिए जरा इसको,
कर लिया। अब अगली हेडिंग है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगली हेडिंग है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए पहले तो समझ लीजिए कि ऊर्जा ये होती क्या है। तो जैसे हम किसी धातु को आवेशित करेंगे, आवेशित करने से मतलब है क्या करना पड़ेगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा। ये तो है, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, बैटरी चार्ज करते हैं, ये कोई भी मान लीजिए लाइट है किसी तरह की, उसको चार्ज करते हैं। तो अगर हम चार्जिंग की बात करते हैं तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि अगर हमने किसी चीज़ को आवेशित किया या किसी चीज़ को, ठीक है, चार्ज किया, आवेशित और चार्ज एक ही चीज़ है, हिंदी और अंग्रेजी का अंतर है केवल। तो अगर हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, मान लीजिए चार्ज या आवेशित करते हैं, तो इसका मतलब है हमने कोई ना कोई कार्य किया है। और आपको ये भी शायद पता होगा कि कार्य किस रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। अगर हम किसी पर कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कार्य उसमें किस रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में। कार्य और ऊर्जा, ठीक है, एक ही तरह के हैं, ठीक है, बस अंतर आप देखे होंगे, वही 4.18 का अंतर होता है जूल और, ठीक है, ऊष्मा या ऊर्जा के उसमें जूल और कैलोरी में जो रिलेशन होता है, जानते होंगे ना, 1 जूल बराबर 4.2, ठीक है, इस तरह से। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें जो यहाँ पर देखना है, हम क्या कर रहे हैं, जब उसको आवेशित कर रहे हैं तो आवेशित करने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य ही क्या है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हम करते क्या हैं, कोई हमने आवेशित चालक लिया या कोई एक सिंपल सा चालक ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जब इसको आवेशित करना शुरू करेंगे, मान लीजिए यही एक हमने चालक ले लिया, हम क्या करें, इसको आवेशित करना शुरू करें, तो प्रारंभ में इस पर आवेश कितना होगा, 0 कि होगा कोई आवेश, प्रारंभ में इस पर आवेश कितना होगा, 0। जब हमने इसको चार्ज नहीं किया है अभी तो इसका आवेश कितना है, 0। जैसे जैसे हम चार्ज देना शुरू करेंगे इसका विभव बढ़ना शुरू करेगा, विभव 0 से कहाँ पहुँच जाएगा, V। फिर से ध्यान से सुनिए, अभी हमने इसको आवेशित नहीं किया है, मतलब Q आवेश नहीं दिया है अभी, समझ रहे हैं, तो इसका जो विभव है वो कितना है, 0 है। जब हमने इसको चार्ज करना शुरू किया, जब ये चार्ज हो जाएगा तो इस पर कितना आवेश, Q आवेश आ गया, हमने आवेश कितना दे दिया, Q। जब हमने आवेश Q दे दिया तो इसका विभव कितना हो जाएगा, V। विभव जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V। मतलब विभव कितने से, 0 से बढ़कर कितना हो गया, V हो जाता है, 0 से बढ़कर V हो गया। तो इसका औसत विभव कितना आएगा, औसत विभव बराबर प्रारंभ में कितना था, 0, अंतिम कितना है, बटे 2, यानी कितना आ गया, V/2, ठीक है। और आवेश तो आप जानते ही हो कितना, आवेश बराबर Q। तो आप कह सकते हैं ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, ठीक है, बराबर फार्मूला है इसका औसत विभव इंटू आवेश, ठीक। अब जब यहाँ से देखेंगे तो ऊर्जा U बराबर किया गया कार्य, तो वही रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो औसत विभव कितना, V/2 इंटू आवेश कितना, Q। तो इसका मतलब U बराबर कितना आ गया, 12 QV। ये आपका एक फार्मूला निकल कर आ गया किसका, ऊर्जा का, ठीक है, वही जो संधारित्र में संचित ऊर्जा है उसका फार्मूला निकल कर ये आ गया। अब इसके बाद आपने देखा है, देखिए इसका कोई काम है नहीं, इसको हम निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब हमने देखा U बराबर कितना निकल कर आ गया, 12 Q इंटू V।
अब आप जानते हैं चूंकि Q बराबर कितना CV, इसके पहले ही फार्मूला देख चुके हैं, तो Q बराबर CV यहाँ पे मान रख दीजिए, तो U बराबर कितना हाफ, इसकी जगह पे CV और V पहले से था, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर। एक ये फार्मूला तैयार होके आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी से पूछे जाते हैं। एक तीसरा, अब किसको हटा दें, Q और V के बीच में ये रिलेशन था, C और V के बीच में ये रिलेशन है, अब किसका किसका बचा, Q और C का बचा, V को गायब करें, तो यहाँ से हम V को गायब कर दें, चाहे यहाँ से गायब कर लो चाहे यहाँ से गायब कर लो, कहीं से बात एक ही है। तो U बराबर हाफ C, V की जगह कितना रख दें, Q बराबर CV होता है, तो V बराबर Q अपान C, ये मान यहाँ पे रख दीजिए, तो Q स्क्वायर अपान हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये काटा, ठीक है। U बराबर 1/2, ठीक, यहाँ से देखा तो कितना Q स्क्वायर अपान C, मतलब U बराबर Q स्क्वायर अपान 2C, ये आपका एक अलग फार्मूला हो गया, समझ गए, यानी 3 फार्मूले आपके हो गए। आप पहले थोड़ा थ्योरी का हिस्सा लिखिए फिर इसको उतारिएगा, लिखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए उस पर पहले, फिर लिखिए किसी धातु को आवेशित करने में, किसी धातु को आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ता है, किसी धातु को आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ता है, किसी धातु को आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगली लाइन से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब अगली लाइन से है, माना कि किसी चालक की वैद्युत धारिता, माना कि किसी चालक की वैद्युत धारिता कितनी है, C, वैद्युत धारिता C है। प्रारंभ में जब चालक पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रारंभ में जब चालक पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रारंभ में जब चालक पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, तब इसका विभव कितना होगा, 0, तब इसका विभव 0 होगा। धीरे धीरे इसका विभव 0 होगा या 0 होता है, कुछ भी लिख लीजिए। धीरे धीरे जब चालक को Q आवेश तक, धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में नहीं आना, ठीक है, धीरे धीरे जब चालक को Q आवेश तक आवेशित किया जाता है, Q आवेश तक आवेशित किया जाता है, तब उसका विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है, तब उसका विभव V हो जाता है, ठीक है। अब आगे लिखिएगा, प्राप्त औसत विभव
प्राप्त औसत विभव बराबर प्राप्त औसत विभव बराबर प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2। ठीक है, प्राप्त औसत विभव बराबर प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए जो आपका है ये। ठीक है, चलिए तो देखिए संधारित्र आपको देखना है। संधारित्र आपको बता चुके हैं पहले, बताएगा कोई क्या होता है संधारित्र? हाँ, बिना आकार बदले स्थान परिवर्तन, बिना आकार बदले क्या कर दें, उसकी धारिता में परिवर्तन कर दें, या उसकी धारण करने की जो क्षमता है बढ़ा दी जाए। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट लें और उसका आकार ना बदलें, बिना आकार बदले अगर उसके आवेश को ग्रहण करने की या धारण करने की क्षमता को हम बढ़ा दें तो हम क्या कहेंगे कि इसकी धारिता बढ़ गई है या फिर धारिता बढ़ी हुई है, और वो जो अरेंजमेंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। अब संधारित्र की संरचना देखिए क्या होती है। संधारित्र जब भी होगा तो संधारित्र की कुछ इस तरह की संरचना होगी कि उसमें 2 प्लेटें होनी चाहिए। ठीक है, अगर गोलीय संधारित्र है, देखिए ध्यान से, अगर गोलीय संधारित्र है तो संकेंद्री 2 गोले होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए गोलीय संधारित्र है तो आपको क्या होना चाहिए, संकेंद्री, यानी जिनके केंद्र समान हैं ऐसे आपको 2 गोले चाहिए। फिर इन दोनों गोलों को हमें क्या कर देना होता है, एक दूसरे से संपर्कित कर देना होता है। समझ रहे हैं कि हम किसी एक को आवेश दें तो दूसरे पर उसका असर दिखाई पड़े, किसके कारण, प्रेरण के कारण। फिर क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, मान लीजिए इसको हमने अर्थ कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, तो ये अरेंजमेंट हमारा क्या है, एक तरह का संधारित्र है जिसको हम क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। इसी तरह से एक होता है समांतर पट्ट या समांतर प्लेट संधारित्र। उसमें क्या होता है, जैसे इसमें गोला है उसमें बस समांतर प्लेटें ली जाती हैं, तो उसका भी यही हाल है कि उसमें भी अगर हम प्लेटें लेंगे तो क्या लेंगे, डबल लेंगे। ठीक है, डबल क्यों ली जाती है यहाँ पर, वैद्युत प्रेरण के कारण। तुम्हारी समझ रहे हैं, यहाँ पर जो डबल लेने का ट्रेंड है कि हम डबल प्लेट क्यों लेते हैं, तो डबल प्लेट लेने का या 2 चालक लेने का कारण ये होता है कि वैद्युत प्रेरण के कारण हम एक पृष्ठ को आवेश देते हैं और दूसरे पृष्ठ पर वो प्रेरण के कारण अपने आप पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए हमको इस तरह का सरफेस या इस तरह का पृष्ठ बनाना पड़ता है, किसके लिए, संधारित्र के लिए। इसी तरह से आपने एक चीज़ देखी होगी, ट्रांसफार्मर देखा है, सभी ने लगभग देखा होगा आप। हाँ, ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा। ट्रांसफार्मर चाहे, ठीक है, वो बड़े स्तर वाला छोड़ दीजिए, अभी छोटे स्तर वाला, मान लीजिए इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर रखा होता है, देखा है कभी किसी चीज़ में, तो आपने देखा होगा कुछ एक चौकोर चौकोर सा होता है। ठीक है, और उसमें बहुत पतली पतली चिप्स जैसी लोहे की होती हैं, आपने देखा होगा ऐसे ये होता है। हाँ, नहीं, कॉपर के तार नहीं होते हैं, वो तो बाइंडिंग इसमें होती है, वो पंखे में होती है, इसमें तार नहीं होते, इसमें प्लेटें होती हैं। अब हमारे पास है नहीं, समय नहीं तो अभी दिखाते, आप देखा होगा, वो चौकोर चौकोर होता है, उसमें पत्ती होती है पतली पतली, और जब फिट होता है फिर उसमें देखा होगा, कभी बनाते बनाते देखा हो तो हल्का ढीला है तो एक पत्ती बीच में रख के ठोक दिया उसको, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत पतली पतली सी पट्टियाँ लगी होती हैं, मतलब जैसे फंटी नहीं होती, बहुत पतली सी लोहे की पतली, उसको ठोक देते हैं। या ये छोड़ दो, आप जो ट्रांसफार्मर रोड पे लगा हुआ देखते हो, आपने रोड पे लगे हुए तो ट्रांसफार्मर देखे होंगे, अभी जाइएगा दिख जाएगा कहीं ना कहीं लगा हुआ, तो आपने उसमें देखा होगा, उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती हैं। जो आपका एक ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर होता है, उसके यहाँ साइड पे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं कि नहीं होती। तो लाइनों से मतलब है ये क्या होता है, एक ये वही चीज़ है जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, पतली पतली लोहे की चिप्स या पतली पतली प्लेटें बनाई जाती हैं। अब भाई इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, हम चाहते तो ये भी तो कर लेते, जितनी मोटी वो इतनी पतली पतली प्लेटें लगा के हमने इतना मोटा बनाया है, सीधे लोहे का ही बना देते इतना मोटा। जैसे आपने चौकोर चौकोर देखे होंगे, ट्रांसफार्मर बीच में खाली सा रहता है और ये सब प्लेटें भरी होती हैं, ये देखी होगी आपने। ठीक है, तो अब हम ये भी तो कर सकते थे, लोहा ही तो सब भरना है पूरा, तो हम क्यों इतनी सारी
चिप्स जैसी मेहनत कर रहे हैं बना के और फिर उसको ठोक ठोक के इतना मोटा बना रहे हैं। हम ये भी तो कर सकते थे कि हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा लोहे का ढाल देते नहीं, और मजबूत हो जाता। होता कि नहीं होता? इनसे तो मजबूत ही हो जाता, लेकिन मजबूत तो हो जाता लेकिन काम नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? अब देखिए, जब इसमें चिप्स होती हैं तो हर चिप्स की, या फिर आप कह सकते हैं हर प्लेट का जो प्रेरण होता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर पूरा एक बना दिया जाता तो प्रेरण खत्म नहीं होता, और पता चला रोज यही होता। आज ट्रांसफार्मर लगाया, कल उसकी प्लेट गल के पिघल गई पूरी तरह से, प्लेट ही गायब, अंदर है ही नहीं कुछ। इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि क्या कारण है कि ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की लगाई जाती है। ये जो लोहा होता है ये बहुत कड़ा वाला नहीं होता है, पक्का लोहा नहीं होता, नर्म लोहा होता है। ठीक है, नर्म लोहे की, उसको मोड़ दो आप, मुड़ जाएगा। तो इसीलिए प्रेरण की, जो प्रेरण की घटना होती है उसी को मैनेज करने के लिए वो चिप्स नुमा प्लेटें बनाई जाती हैं कि प्रेरण के कारण जो ऊष्मा जनरेट हो वो इतनी ऊष्मा ना जनरेट हो जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के पूरे सर्किट को वो ख़राब कर दे। जब उसमें पतली सी चिप्स होती है, अब क्या करते हैं, पतली चिप्स है, करंट गया, गर्म भी हुआ, मान लीजिए ट्रांसफार्मर बहुत गर्म हो जाते हैं, गर्म भी हुआ ट्रांसफार्मर, तो उसकी एनर्जी अगले में ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों? क्योंकि खुद की एक अकेली चिप्स है। अब खुद की एक अकेली चिप्स है तो वहीं पर आया जो कुछ था प्रेरण, अगली थोड़ी दूर है। ठीक है, सटी होना एक अलग चीज़ है, एक स्ट्रक्चर बनना अलग चीज़ है, क्योंकि पूरा असर जो होगा इस पूरी प्लेट पर होगा, इस पर पहुंचेगा तो कुछ कम हो जाएगा ना। वाइब्रेशंस होते हैं, झटके। आप देखें टुकड़े टुकड़ों में हो कोई चीज़ तो वहाँ कम झटके लगते हैं। एक ही चीज़ बनी हो, जैसे हम यहाँ से कई सारी चीज़ें बीच में हो, हम क्या करें यहाँ पे ठक से ठोंक दे तो सब में वाइब्रेशन होगा, वहाँ पर बहुत तेज़ फोर्स नहीं पहुँचेगा। सीधे सरिया लगा दें आप तक और यहाँ से ठोकें तो सीधा असर आप पे दिखाई पड़ेगा। ठोक यहाँ रहे हैं, ठोक आप रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको असर दिखाई पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसी तरह से आपने रेल की पटरियों में देखा होगा, रेल की पटरियाँ पहली चीज़ तो टुकड़े टुकड़ों में बनाई जाती हैं, सबसे पहली चीज़। और आप ये जानते होंगे शायद कि रेल की पटरियाँ सारी लिंक हैं एक दूसरे से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेल की पटरी थोड़ी छोटी है यार, जब सब जगह के रास्ते लिंक हैं। अब यहाँ से मान लो, ठीक है, आपको यहाँ से कहा गया कि आपको सीधे मान लीजिए मुंबई जाना है, अब किसी ना किसी ट्रेन के सहारे तो पहुँचोगे। अगर रास्ता टूटा होता तो कैसे पहुँच पाते हैं, सब जुड़ी होंगी ना, चाहे भले किसी इधर गई हो फिर ट्रैक बदला गया हो फिर लेकिन लिंक तो होंगी एक दूसरे से। तो अगर लिंक हैं तो मान लीजिए कभी गलती से करंट लग जाए पटरी पे करंट लग जाने से मतलब है पता चला तार गिर गया कहीं पटरी पे। अब वो गिरा सीतापुर में था तो सीतापुर वाले तो सतर्क होंगे, मुंबई वालों को क्या पता कि करंट आ रही है। और अब मुंबई में कोई घूम रहा है, अब बस ऐसे पटरी पर लगाया तड़पड़ाने लगा, अब देख रहे हैं यहाँ तो कुछ है भी नहीं, फिर भी करंट लग रहा है, तो यहाँ का करंट वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाता। इसीलिए आपने देखा होगा बीच में पटरियाँ जो होती हैं, जब पटरियाँ बिछाते हैं, पटरियाँ बिछाने के बाद ये हुक लगा होता है, जोड़ दिया जाता है, फिर आपने कहीं कहीं देखा होगा एक तार जाता है पतला सा और यहाँ पे एक कील जैसी लगी होती है और उसको ज़मीन के अंदर ठोक दिया जाता है कस के। अभी जाइएगा देख लीजिएगा, 10-20 मीटर 50 मीटर चलोगे आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। एक महीन सा तार होगा, मोड़ा होगा खूब, उसी में कील जैसी इतनी मोटी सी कील होगी, इतनी मोटी इतनी लंबी, उसमें घुमाया हुआ होगा, फिर उस कील को ज़मीन में ठोका गया होगा। पहली चीज़ तो मजबूती सेफ्टी भी है, दूसरी चीज़ अर्थिंग। अगर कहीं गलती से तार उस पर गिर जाए तो ये क्या करेगा, बस उतने ही क्रॉस एरिया में, मतलब उतने ही एरिया में जाएगा और इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा, यानी पटरी पर करंट नहीं रह जाएगा और वो कहाँ चला गया, अर्थ के थ्रू नीचे चला गया। इसीलिए सिद्धांत यूज किए जाते हैं हर जगह। ट्रांसफार्मर में भी अगर एक कर देंगे तो ट्रांसफार्मर गल जाएगा पूरा का पूरा, क्यों, क्योंकि इतनी एनर्जी जनरेट करता है वो। उसकी अगर अलग अलग प्लेटें नहीं होंगी तो पूरा का पूरा गल जाएगा। तो ये घटना होती है प्रेरण की। प्रेरण के प्रभाव को कम करने के लिए, प्रेरण के प्रभाव को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ संधारित्र भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका आकार बदले हम
ठीक है, बिना आकार बदले क्या कर सकते हैं, उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। सिद्धांत यही होता है कि इसमें दो प्लेटें होती हैं। दो प्लेटें क्यों लगाई जाती हैं, प्रेरण के प्रभाव को कंज्यूम करने के लिए। बाहरी प्लेट को कहाँ कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। अंदर की प्लेट को हम आवेश देते हैं, प्रेरण के कारण कहाँ आता है, बाहर की प्लेट पर आता है। और सबसे बाहरी प्लेट पर क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगर पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए अपने में, अब फिर वो खाली है नहीं, जितना हमने आवेश दिया था वो सब अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो फिर खाली बैठा है बेचारा, अरे हमारे पास तो कोई काम ही नहीं। फिर पता चला उसको दिया गया, तुरंत काम करके बैठ गया। आपने देखा होगा कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, टीचर परेशान हो जाता है उनसे। एक काम दिया, कुछ बच्चे होते हैं एक काम दे दिया चला एक पन्ना, अब वो घंटा 2 घंटा लगा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं काम दिया 2 मिनट भी ना लगे, बस काम दे ही पाए थे, दूसरे चेक कर रहे थे काफ़ी, तब तक वो आ गया, सर हो गया। तो वो क्या है, बार बार आएंगे तो एक इरिटेशन, परेशान हो जाओगे। तो वही यहाँ पर है कि यहाँ पर देखा गया तो जो आवेश है एक बार दिया, खट से उसने कहाँ भेजा, अर्थ में भेज दिया, वो फिर उदासीन है, हमारे पास तो चार्ज ही नहीं। फिर उसको आवेश दिया, फिर उसने खट से भेज दिया, हम तो भैया खाली टहल रहे हैं, आवेश सही नहीं हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो फील ही नहीं होने दे रहा है कि हम भरे हैं। भरे से मतलब है कि हमारे अंदर आपने जो आवेश दिया था वो भी है, मतलब आप देते जाओ। ठीक है, आप आवेश देते जाइए, चाहे जितना देते चले जाओ, हम उसको एब्जॉर्व करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे का बर्तन फूटा है। पानी भरते चले जाओ, तली है ही नहीं, चाहे जितना भर डालो पानी, आप क्या रुकेगा पानी, कभी भरेगा ही नहीं। तो वही हाल संधारित्र का होता है कि इसको अर्थिंग कर दी जाती है। अर्थ यानी पृथ्वी से जोड़ दिया गया, तो सारा का सारा आवेश कहाँ उतर गया, पृथ्वी में उतर गया। इसीलिए साइज हम बढ़ाते नहीं हैं, आवेश की मात्रा आराम से बिना साइज बढ़ाए हुए बढ़ती चली जाती है। क्लियर हो गया संधारित्र का स्ट्रक्चर। 2 तरह के संधारित्र कौन कौन से, एक गोलाकार और एक समांतर प्लेट। इसकी प्लेटें बिल्कुल समांतर होती हैं, एक ये और एक कॉम्बिनेशन ये समांतर। गोले में 2 संकेंद्रीय गोले होते हैं अलग अलग त्रिज्याओं के, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। बाहरी गोले को क्या कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। अंदर वाले गोले को चार्ज देंगे, कहाँ पहुँचेगा, बाहर पहुँचेगा प्रेरण के कारण। प्रेरण के कारण जब बाहर पहुँचेगा तो बाहर कहाँ भेज देगा, पृथ्वी के अंदर भेज देगा। इस तरह से सारा का सारा न्यूट्रल। क्लियर हो गया, तो लिख लीजिए जरा संधारित्र के बारे में। तो लिखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जो अपने सीमित आकार में पर्याप्त आवेश संचित कर सकता है। किसी संधारित्र की धारिता उसी की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, आवेश तो दे ही रहे हैं, उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है।
ठीक है। अतः C बराबर, फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होगा, C बराबर किसके अनुपात के बराबर है, आवेश और विभवांतर, मतलब C बराबर Q/V। ठीक है। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग क्या है, ऐसे ही चाहे ब्लैक पेन से लिख लो, सिंपल सा। किसी संधारित्र की धारिता निम्न, कह रहे हैं चाहे हेडिंग डाल के लिख लो चाहे ऐसे ही लिख लो, एक मतलब ब्लैक पेन से लाइन लिख लो, उसके अंतर्गत हेडिंगें होंगी। किसी संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। किसी संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। ठीक है। अब पहली हेडिंग डाल लीजिए इसमें, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर प्लेटों के क्षेत्रफल पर। ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे प्लेटें हैं, एक मान लो ये प्लेट है, ठीक है, एक ये प्लेट है, ध्यान से देखिएगा, एक ये संधारित्र हमने बना रखा है, एक हमने संधारित्र कुछ इस तरह का बना रखा है। ठीक है। इसकी चौड़ी भी है पत्तियां और लंबी भी हैं। अब आप ये देखिए, इसमें अगर हम बात करेंगे धारिता की, तो धारिता का मतलब क्या है, संधारित्र जो है इसका मतलब ये सीधी सी बात है, धारण करने की क्षमता है। तो आप चाहो तो सीधे ही कह दो, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा धारिता भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है भाई। जब हमको सीधे रखना ही है सामान, कोई सामान हमको यहाँ पे मेज पे रखना है, तो मेज का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो कि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा सामान उतना ही ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल आवेश उतना ज़्यादा संचित होगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि धारिता क्या होगी, उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, ये तो सिंपल सा हो गया बिना किसी तार्किक। अब ये कह रहे हैं कि कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। तो जब हम क्या करते हैं, आमने सामने की प्लेटों के क्षेत्रफल को कम कर देते हैं। आमने सामने की प्लेटें हैं, प्लेटों के क्षेत्रफल को हमने अगर कम कर दिया, ठीक है, क्षेत्रफल क्या कर दिया, कम कर दिया। अब क्षेत्रफल कम करेंगे तो विभवांतर क्या होगा, घटेगा। पर विभवांतर तो आप समझते हो, जितना ज़्यादा चार्ज, जितनी ज़्यादा जगह पर आवेश आएगा उतना ज़्यादा विभवांतर होगा। नहीं, अब आप ये कह दो तार हम इतना पतला लगाएंगे, समझ रहे हैं, तार आप ले लीजिए जो पंखे उनखे में लगा होता है, ये वायर जो सिंपल सी है, यही जो सिंपल वायर आप देख लीजिए। अब कह दो नहीं हम इसमें 11,000 वोल्ट की लाइट दौड़ा देंगे, क्या चल पाएगी, नहीं दौड़ेगी ना। क्यों, क्योंकि भैया वो एनर्जी वेस्ट भी तो करेगी बहुत। जब उसके पास वोल्टेज इतना है, जब वो चलेगी तो आप ये कह सकते हो कि वेस्ट भी तो बहुत करेगी। अगर वो वेस्ट भी बहुत करेगी तो इसका मतलब है कहाँ निकलेगा, बाहर ही तो निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में। पता चला तार थोड़ी देर में जल गया। इसीलिए आपने देखा होगा जिस हिसाब से वोल्टेज होता है उस हिसाब से उसके तार लगाए जाते हैं। आप घरों की केबल है, पतले वाले तार, मतलब केबल एक यूज करी जाती है। पावर सप्लाई देनी है खंबे से दूसरे खंबे तक, देखा होगा तार भले केबल वाला हो लेकिन इतना मोटा होगा नहीं। मेन लाइन गई है, पता चला पूरा का पूरा एल्युमिनियम का इतना मोटा, वरना केबल जो है दिखने में तो इतनी मोटी दिख रही है, उसके अंदर एल्युमिनियम का तार कितना है, देखा होगा बहुत पतला सा। पतला सा क्या मतलब, अब ये भी नहीं बाल के ऐसा, इतना मोटा सा आपने देखा होगा। ये एक केबल के अंदर का तार होता है, पता लगा केबल इतनी मोटी है, लेकिन इसमें जो तार है, दो तार लगे होते हैं, एक ये और एक ये, इतना पतला है। क्यों, क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको मैक्सिमम कितनी चाहिए यार, 220 दे दो, 240 दे दो, काम चल जाएगा हमारा। घरों की लाइट 220 से 40, तो आप ये कह सकते हैं 240 वोल्ट, इतने में काम चल जाएगा। तो वायर हमारी ऐसी होनी चाहिए कि भैया 240 वोल्ट तक सहन कर सके, काम चलेगा। बाहर की लाइन है, खाली 220 240 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत जगह सप्लाई देनी है नहीं। तो वहाँ पर अगर चाहिए भी 220 240,
तो इतनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए कि जरा सी भी गड़बड़ी ना हो पाए। तो वहाँ पर इन वायरों में अगर फ्लो करा देंगे हम तो चल तो जाएंगे, पहला साल भर चले, साल भर बाद पिघल गए, तो फिर हमें बदलने पड़ेंगे। इसलिए वहाँ पर हम थोड़े मोटे यूज करते हैं। अगर हम प्लास्टिक वाली भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो बैकेलाइट वाली है वो भी यूज करी जाती है आजकल, लिपटे लिपटे से तार आते हैं, देखी होगी। तो उसमें भी वो वाला जो मेन लाइन होती है वो क्या होती है, काफ़ी मोटी होती है, और बाकी तीसरी लाइन तो आप जानते ही होंगे, बाहर ही देख लो, इस खंबे से उस खंबे तक एल्यूमिनियम के तार लगे होते हैं, नहीं 3 तार लगे होते हैं, न्यूट्रल, फेस और अर्थ, ठीक है, 3 तरह के तार लगे होते हैं। करंट लगने का प्रोसीजर जानते होंगे शायद, आप बताया होगा हमने कई बार कि आपने बहुत बार देखा होगा पक्षी वच्छी होते हैं, करंट नहीं लगता है, बंदर कूदा करते हैं, करंट नहीं लगता है, ठीक है, हम कूद जाएं करंट लगेगा। क्यों? अगर आप एक तार को पकड़े हुए खड़े रहते हैं, खड़े रहने का मतलब है पृथ्वी से कना कनेक्ट हूँ, ठीक है, तो आपको करंट नहीं लगेगा। करंट केवल तभी लग सकता है जब सर्किट पूरा होगा हमारा, बिना सर्किट पूरा हुए तो करंट लगेगा नहीं। नहीं, करंट चल तो इसमें रहा है, हम अपना सर्किट पूरा नहीं करेंगे तो क्या हमको लग जाएगा? नहीं लगेगा। जब हम बिना मतलब उंगली करेंगे, उंगली करने से मतलब प्लग निकाला और उंगली डाल दी, अब वहाँ से करंट निकला, कहाँ आया? हमारी उंगली में आया। हमारे ब्लड में आप जानते हैं कैसे कण हैं, नेगेटिव कोलाइडी कण है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में वही पढ़ा रहे हैं आपको, कैसे हैं? नेगेटिव कोलाइडी कण है, मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो भैया आराम से रास्ता है किसको? विद्युत को फ्लो करने का। तो करंट क्या करती है, वहाँ से आई हमारे शरीर में फ्लो करी। अब नीचे हम मान लो चप्पल पहने हैं, रबर की हैं, सर्किट हमारा रुक गया, रबर को क्रॉस करके तो नहीं जाएगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो थोड़ा सा झटका लग जाए, ये रबर पहने थे हमारी इतनी मोटी सी चप्पल, तो खाली झटका महसूस हुआ। अब पता चला चप्पल वप्पल निकाल के उंगली कर रहे हैं, कि अगर चप्पल वप्पल निकाल के उंगली कर रहे हैं तब क्या होगा? सीधे सीधे सर्किट हमारा कंप्लीट, हम भी तो डायरेक्ट अर्थ से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजने लगेगा? अर्थ। अब वो ये भूल जाएगा कि उसके इलेक्ट्रॉन है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है। अब पता चला तुम्हारे अंदर के जो ब्लड के इलेक्ट्रॉन जितना जो कुछ भी था उस सबको भी कहाँ उतार दिया? पृथ्वी के अंदर उसने उतार दिया। अब बॉडी में ब्लड ही नहीं बचा, क्योंकि लाइट यही करती है, ब्लड ही सुखा देती है भाई, ये तो करती है। जलाने से मतलब है कि ब्लड ही तो जल जाते हैं पूरी तरह से, इनको करंट लगता है, आपने देखा होगा। तो वो क्या है? ब्लड ही तो बेकार हो गया, ब्लड बचा ही नहीं उनको। ये एसी का सिद्धांत बता रहे हैं, वो लगाने वाली एसी नहीं, अल्टरनेटिंग करंट जो यहाँ पर पावर सप्लाई होती है। डीसी का सिद्धांत थोड़ा अलग होता है। ये क्या करती है? एसी वाली झटके देती है, क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का है, समझ रहे हैं? ये ग्राफ, इस वाले में धारा बह रही है, इस वाले परिपथ में धारा नहीं बह रही, इतनी देर वो फ्री है, इतनी देर फिर बहेगी, फिर फ्री है। तो ये क्या करती है? अगर एसी का करंट लगा, मतलब जो लाइट जा रही है सीधे, इसका करंट लगा तो झटका देगी, इतनी देर आपको चिपकाए रहेगी, फिर छोड़ेगी, फिर चिपकाएगी, इतना मौका देती है, छूट सको तो छूट लो, ठीक है। तो जो ज़्यादा वजन होंगे मतलब खंभे में करंट लगा, अपनी वजनता के कारण नीचे गिर गए, बच गए बेचारे। अब हल्के फुल्के वहीं लटके हैं, बार बार करंट लग रहा है मार जा रहा है। तभी आपने देखा होगा करंट लगने में दिखाया जाता है अक्सर, मार झटके लग रहे हैं, बाल वाल सब खड़े हो गए। तो वो इसी सिद्धांत के आधार पर दिखाया जाता है कि भैया वो चिपकाया है ही नहीं, वो झटका दे रही है, ठीक है। और तभी कहते हैं उसको मारो पीटो, जो होता है मारो पीटो, हाथ से नहीं, डंडे वंडे से मारो। तो हो सकता है आपका डंडा उसी समय लगे जब ये इसने छोड़ा है, ठीक है, तो वो पता नीचे गिराएगा। अब इस समय लगेगा तो बेचारा मार भी खाएगा, काम भी कोई नहीं हुआ। तो वो क्या करती है? बार बार आपको मौका देती है छूटने का। लेकिन डीसी सबसे खतरनाक होती है, जो बैटरी की करंट होती है, उसका ग्राफ ये होता है, कह रही आओ बेटा, हम मौका ही नहीं देंगे छोड़ने का, ठीक है। वो छोड़ ही नहीं रही है, जब तक आपकी बॉडी में ब्लड रहेगा तब तक आपको नहीं छोड़ेगी डीसी। जब ब्लड सारा खत्म छोड़ देगी, फिर करना भी क्या है जब ब्लड ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं डीसी ज़्यादा खतरनाक होती है, जबकि लगता नहीं है हमको। लगता कौन है? एसी लगती है, डीसी नहीं लगती। लेकिन कंपैरिजन आप करके देखिए,
डीसी एसी कितने वोल्ट अभी बताइए? बैटरी कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। ये मैक्सिमम 12 वोल्ट की होती है बड़ी बैटरी, छोटी बैटरी तो 6 वोल्ट की, 9 वोल्ट की। तो अभी कह सकते हैं ये बैटरी जो रखी है 12 वोल्ट की, सारा काम वही कर रही नहीं कर रही जो लाइट कर रही? जो 240 वोल्ट कर रहा है वही ये 12 वोल्ट की बैटरी कर रही है। अब कहीं डीसी में 240 वोल्ट लगा के देखो भाई, डीसी अगर है, डीसी में आप 240 वोल्ट जनरेट करिए, फिर उसका इफेक्ट देखिए। पहली चीज़ तो यही इसका है, ये मारती नहीं तो नहीं मारती है। अगर करंट मार दिया इसने फिर बचना नहीं है। ट्रक व्रक के बैटरी होते हैं, बहुत तेज झटका लगता है उनसे, पता चला चिपक गए तो चिपके ही रह गए। लेकिन ये वही दिक्कत है इसमें कि मारती ही नहीं ज़्यादा करंट। अब जैसे आपने देखा होगा, हर कुत्ता है कोई, अब कुत्ता जो भी निकलेगा भौंक पड़ेगा। अब वहीं शेर जा रहा हो, सबको तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जिसको करेगा, ठीक है, आप जानते हैं, उसको निपटा देगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि कुछ हैं। और पहली चीज़ तो शेर शिकार नहीं करता है, शेर शिकार करता है नहीं कभी। सुना है कभी शिकार करता है? शेर कभी नहीं करता है। शेर का काम, जंगल का राजा ऐसे थोड़ी है। अब शिकार करने जाए तो फ़ायदा क्या, जंगल का राजा कैसे कहा जाएगा? तो शेर नहीं शिकार करता है कभी भी, शेर नहीं शिकार करती। शेर का काम क्या है, बस पड़े रहता, 18 से 20 घंटे सोता है कम से कम। ठीक है, तो खतरनाक वैसे भी आप जानते हैं कौन होता है। तो शिकार कौन करती है हमेशा? शेरनी। अब यही मच्छरों में होता है, मच्छर कभी नर मच्छर नहीं काटता है। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, मादा एनाफिलीज मेन वो होता है, तो उसमें भी कभी भी मेल मच्छर नहीं काटता किसी को। जितने भनभना रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, ये सब। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब इसको आगे कल देखेंगे, केमिस्ट्री देखते हैं।